नमस्कार। मैं उज्जवल सिंह उमंग आप लोगों के समक्ष केदारनाथ सिंह द्वारा रचित पांडुलिपियाँ जो कविता है उसके संदर्भ में आज बातचीत करूँगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा केदारनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं कि और मुख्य रूप से केदारनाथ सिंह की जो काव्यगत पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि केदारनाथ सिंह को कुछ लोगों ने धरती का कवि, तो किसी ने गाँवों का कवि या कुछ लोगों ने श्रव्य का कवि कहा है। तो अगर हम इस आलोक में बात करें तो हम पाएंगे कि कवि केदारनाथ सिंह जो हैं वह गाँव के जो दृश्य हैं उसको लेकर जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी एक कविता में आप देखेंगे कि हिरोशिमा पे जब एटम बम गिरता है तो उसमें बची एक चींटी की आवाज़ वो सुन लेते हैं। तो यानी कि जो प्रकृति की जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसे अमूमन लोग ध्यान नहीं देते, उसको भी कवि केदारनाथ सिंह अपने कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। अब हम बात करेंगे इस कविता में कैसे एक पांडुलिपि जो है पांडुलिपि है वह कैसे इंसान से बातचीत करती है और कैसे घुल मिल कर रहना चाहती है। इस संदर्भ में कवि केदारनाथ सिंह का क्या मानना है और कवि केदारनाथ सिंह इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं। केदारनाथ सिंह के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उनका जन्म वगैरह के बारे में हम ज़्यादा जिक्र ना करेंगे। बस हम ये जान लें कि उनका जो एक तरह से जो जुड़ाव है वह अपने प्रकृति और अपने देश अपने प्रकृति से इतना गहरा है, उनका जुड़ाव इतना गहरा है कि वह अवकाश नहीं उनके पास बचता। और देखा जाए तो वह समग्रता का भाव उसी में है कि वह गांव का जो चित्रण करते हैं वो उसमें एक समग्र चित्रण होता है गाँव का। तो सबसे पहले पांडुलिपियाँ जैसे कि शब्द है, तो इसमें पांडुलिपि से बना हुआ है, उसी का ये बहुवचन रूप है। तो सबसे पहले पांडुलिपि हम किसे कहते हैं। पांडु का अर्थ होता है पीला और लिपि का अर्थ होता है लिखावट। पांडु यानी कि यहाँ पे पीला आज मुख्य रूप से इसका अंग्रेजी नाम होता है मनुस्क्रिप्ट, और हिंदी में इसे पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि यानी पीले रंग के पन्ने पर लिखा हुआ। यह क्यों कहा गया? क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले जब हमारे पास कागज नहीं उपलब्ध थे तब भोजपत्र, ताम्रपत्र पे लोग लिखा करते थे। उससे भी पहले शिलालेख लिखे जाते थे जो पत्थरों पे लिखे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो सभ्यता के विकास के साथ साथ हम देखते हैं कि लिखावट में लिखने के और बहुत सारी चीज़ें, तकनीकी चीज़ें धीरे धीरे उभर कर सामने आती है। और इसी कड़ी में कागज़ का आविष्कार होता है, फिर एक क्रांति सी आ जाती है। उसके बाद छपखाने का जब आविष्कार होता है और खोज होती है, तो उसके बाद से जो अभूतपूर्व क्रांति है, साहित्य हो या प्रिंट में किताबें हो, लेखन हो, इसके मतलब एक अभूतपूर्व विकास इसमें देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले जब यह नहीं था तो भोजपत्र और ताम्रपत्र पे लिखावट की जाती थी। तो चूंकि भोजपत्र का जो रंग होता है वह पीला होता है, इसीलिए उस पे लिखे गए चीजों को पांडुलिपि कहते हैं। वही शब्द आज तक अपना अर्थ विस्तार करके आज तक चला आ रहा है। तो ये हो गया पांडुलिपि। अब हम आते हैं, सबसे पहले एक बार पूरे कविता का पाठ करते हैं, फिर हम इसकी व्याख्या पे आएंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल साहित्य गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी साहित्य से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपके समक्ष हम समय समय पर लाते रहेंगे। तो आइए हम कविता शुरू करते हैं। कविता है, भूरी और उदास वह एक जर्जर सी पांडुलिपि थी। भूरी और उदास वह एक जर्जर सी पांडुलिपि थी। शायद पिछली सदी की इतनी जर्जर थी वह कि मैंने डरते डरते पहला पन्ना खोला।
इतनी जर्जर थी वह कि मैंने डरते डरते पन्ना खोला, और क्या आप विश्वास करेंगे, और क्या आप विश्वास करेंगे, मुझे उसके भीतर सुनाई पड़ी एक स्त्री की चीख, और मुझे उसके भीतर सुनाई पड़ी एक स्त्री की चीख जो किसी अक्षर के नीचे दबी पड़ी हो, जो किसी अक्षर के नीचे दबी पड़ी थी। पर सबसे रोमांचक अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैं खड़ा था एक प्राचीन हस्तलेख के सामने, और उसके भीतर से एक आवाज ने जैसे मुझे पहचाना और लगा जैसे पूछा हो, कैसे हो केदारनाथ। मैं हिला जरूर पर चकित नहीं हुआ, क्योंकि चमत्कार नहीं होती पांडुलिपियां। वे बोलना बतियाना चाहती हैं आदमी से। अकेलेपन की यातना झेलनी पड़ती है उन्हें भी, और कई बार सदियों तक अक्सर सोचता हूँ वह क्या होता है उनकी स्याही में, कि पन्ना पन्ना बिखर जाने के बाद भी वे सदियों तक ताकती रहती है किसी राहुल की राह, किसी तिब्बत के मठ में। मेरा अनुरोध है कभी आप आएं और मेरे साथ चलें। उन थकी पुरानी फटी उदास पांडुलिपियों की दुनिया में आप पाएंगे वहां शब्दों ने पीस कर समय को बराबर कर दिया है, और अब वहां सारा समय एक जगह इस तरह है कि आपको लगेगा जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को, और शाकुंतल का हिरण कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से, और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मनु से बहस कर रहा है, और रासों की सबसे पुरानी धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता। हैरान न हो आप, यही आपसदारी जिंदा रखती है पांडुलिपियों को खो जाने के बाद भी। कहते हैं चीन के महाकवि ली पैन लिखते थे कविताएं खजूर के पत्तों पर और बहा देते थे नदी में। फिर पानी जो उसका पहला पाठक होता था बढ़ा देता था उन्हें किसी अगले पाठक की ओर, इस तरह बच जाती थी वे। हालांकि ध्यान से देखें तो सारी पांडुलिपियों पर कहीं ना कहीं लगा होता है धूल के कॉपीराइट का एक मजबूत ठप्पा। जिसके विरोध में सब छिपाए रखती है किसी बेचैन हाथ की हल्की सी गर्माहट अपने पन्नों के भीतर किसी चोर पन्ने में। पर मुझे लगता है इस समय वही खतरे में है, वही एक हाथ की जरा सी गर्माहट जिसे भीतर जुगाए हुए दुनिया की असंख्य गुमशुदा पांडुलिपियां कहीं आज भी पड़ी हैं, किसी पेड़ की छाल, किसी नदी के कंठ, किसी जेल की दीवार या किसी पत्थर की स्मृति में। हमने कविता का पाठ किया, अब मैं इसकी व्याख्या की तरफ लौटता हूं। तो मैं सबसे पहली पंक्ति है भूरी और उदास। हम अमूमन देखते हैं कि जब कोई पन्ना जिस पर हम लिखते हैं वह अगर कुछ वर्षों तक जब हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो वह धीरे धीरे अपना रंग परिवर्तित करता है और वह भूरे रंग के शक्ल में हमारे सामने उपस्थित होता है। उसी तरह कवि कहते हैं कि भूरी और उदास वह एक जर्जर सी पांडुलिपि थी, शायद पिछले सदी की।
वह इतनी पुरानी है जैसे मानो 100 साल का इतिहास उसके अंदर छिपा बैठा हो। उस पांडुलिपि के अंदर 100 साल का इतिहास हो, उस पांडुलिपि का अपना 100 साल का इतिहास उसके अंदर दफन है। क्यों? अब उसके रंग भी पीले पड़ चुके हैं, भूरे हो चुके हैं, जो सामान्य से अलग है, लेकिन वह अपने अकेलापन के कारण, वह अपने एकाकी के कारण, वह सबसे अलग होने के कारण, बंद होने के कारण उदास भी है। तो वह यहां देखिए कवि केदारनाथ सिंह की एक पांडुलिपि का जो दर्द है उसको पहचान रहे हैं, उसकी उदासी को पहचान जा रहे हैं। तो इसीलिए इनको इतना बड़ा कवि हम लोग मानते हैं, क्योंकि यह एक छोटी सी छोटी चीज को भी देख लेते हैं। उनके देखने की जो शक्ति है, यानी कि जो सोचने की शक्ति है, वह इतनी बृहद है। हम आते हैं इसके अगले बंद पे। अगला बंद है, इतनी जर्जर थी वह कि मैंने डरते डरते पहला पन्ना खोला। इतनी जर्जर थी वह कि मैंने डरते डरते पहला पन्ना खोला। आप सोचिए कि कितनी पुरानी हो चुकी है यह पांडुलिपि, जिसका पन्ना खोलने में अब हमको डर लग रहा है कि कहीं फट ना जाए, कहीं इसका अस्तित्व जो अभी तक बचा हुआ है वह अस्तित्व ही ना समाप्त हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं कवि केदारनाथ सिंह जो है, उनके मन में यह भी आशंका है कि इसको भी बचाए रखना है, कहीं ये नष्ट ना हो जाए। और क्या आप विश्वास करेंगे, मुझे उसके भीतर सुनाई पड़ी एक स्त्री की चीख। यह स्त्री कौन है? स्त्री, चूंकि जो सृष्टि है उसके संस्कृति, उसके विकास, उसके उद्भव का कारण, उसके सृजन का कारण स्त्री ही है। कहीं भी किसी भी चीज का जो विकास होता है वह स्त्रियों के माध्यम से ज्यादा होता है। इसलिए वह स्त्री की चीख है, वह सृजन का चीख है, वह दुनिया के सृजन का, दुनिया के को एक रूपता देने का, एक अलग अनुभव देने का वह है। वहां यह स्त्री है। और क्यों उसकी चीख सुनाई पड़ती है? क्योंकि वह सदियों से अकेलापन, उदासी और एकाकी का शिकार है। और क्या आप विश्वास करेंगे, मुझे उसके भीतर सुनाई पड़ी एक स्त्री की चीख जो किसी अक्षर के नीचे दबी पड़ी थी। आप सोचिए, जो एक स्त्री का दर्द, यानी एक सृजन का दर्द, एक उद्भव का दर्द, एक विकास का दर्द, जो कई 100 सालों से उस किताब के पन्नों के अंदर दफन था, वह आज भी अकेलापन का शिकार है। क्या उसको दुख नहीं होगा? क्या उसको दर्द नहीं होगा? वही दर्द आज कवि केदारनाथ सिंह इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। पर सबसे रोमांचक अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैं खड़ा था एक प्राचीन हस्तलेख के सामने और उसके भीतर से एक आवाज ने जैसे मुझे पहचाना लगा, जैसे पूछा हो, कैसे हो केदारनाथ। इसी कड़ी में जब कवि केदारनाथ सिंह आगे बताते हैं तो कहते हैं कि जब मैं एक प्राचीन हस्तलेख के सामने खड़ा था, वह पांडुलिपि जो है वह छपी हुई पांडुलिपि नहीं है, वह हस्तलिखित पांडुलिपि है। यानी वह इससे भी, जो अभी पांडुलिपि आई है इससे भी पुरानी पांडुलिपि है, वह भी मेरे सामने आई। और जैसे कि उसने मुझे पहचाना। क्यों पहचाना? क्योंकि शायद उसको ऐसा लगता था कि मैं उसके उद्धार कर सकता हूँ, उसकी सुध लेने आया हूँ। क्योंकि इतने बरस हुए यहाँ उसकी सुध लेने कोई नहीं आया, उसका हाल चाल जानने को कोई नहीं आया, उसका कैसे है, किस अवस्था में है, यह जानने कोई नहीं आया। इसलिए आज कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पांडुलिपियां हमसे बतियाना चाहती है और हमसे पूछ रही हो कि क्या हाल है, कैसे हो केदारनाथ। यह कवि केदारनाथ सिंह के अक्सर कविताओं में हमको देखने को मिलेगा कि कवि स्वयं से प्रश्न करता है। आपको अगर याद हो तो सन 47 को याद करते हुए कविता में उसमें भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी गणित कमजोर है केदारनाथ सिंह? क्या तुम्हें नूर मियाँ याद है केदारनाथ सिंह? बर्लिन की टूटी दीवार में देखेंगे तो वहां पे
लेकिन इस भारतीय कवि को कौवे क्यों चाहिए? इस तरह से वह सवाल करते हैं। हम इस कविता में आते हैं तो इसमें भी पूछते हैं कैसे हो केदारनाथ, यानी वह जीवंतता, वह जो निर्जीव में भी सजीवता का आभास करा दे, वह कवि केदारनाथ सिंह की खासियत है। इस तरह से कवि केदारनाथ सिंह हमको ऐसा अवकाश ही नहीं देते जिससे कि हमको यह पता चल सके कि अच्छा यह हमारा नहीं है, यह सजीव नहीं है, यह हमारे जैसा नहीं है, यह प्रतीत नहीं होने देना चाहते। वो ऐसा प्रतीत, एक निर्जीव वस्तु को भी वह सजीवता प्रदान करते हैं, उसको भी आवाज प्रदान करते हैं। ऐसे हैं हमारे कवि केदारनाथ सिंह। जरूर मैं हिला जरूर पर चकित नहीं हुआ क्योंकि चमत्कार नहीं होती पांडुलिपियां। मैं हिला जरूर परंतु चकित नहीं हुआ क्योंकि चमत्कार नहीं होती पांडुलिपियां। वह बताना चाहते हैं कि यह जो पांडुलिपियां होती है, यह जो धरोहर एक तरह से है हमारे साहित्य का और सृजन का, लेखों की परंपरा का, वह कभी चमत्कार नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता। वह अगर किसी से कुछ संवाद कर रही है, किसी से कुछ पूछ रही है, तो वह ऐसा नहीं है कि वह कोई चमत्कार है या कोई एकदम अचानक से हो गया। वह भी बोलना बतियाना चाहती है आदमी से। यह आदमी कौन है जिससे वह पांडुलिपि बोलना और बतियाना चाहती है? तो यह पांडुलिपि उस आदमी से बतियाना चाहती है जो इसको संग्रहित करता है, जो इसको सुरक्षित रखता है, जो इसके संवर्धन में, जो इसके और भी आगे सृजन में तत्पर रहता है, जो उस कार्य में नित्य करता है अपने आप को, उससे यह बोलना बतियाना चाहती है। यहाँ आदमी वही है, यहाँ वह आदमी से यह पांडुलिपियां बतियाना चाहती है जो इसके संवर्धन में, जो इसको संरक्षण में लगा हुआ है। उससे अकेलेपन की यातना झेलनी पड़ती है उन्हें भी। कई कई 100 वर्षों तक वह किसी एक बंद कमरे में धूल खाती हुई वह पड़ी रहती है, अकेलेपन की यातना झेल रही होती है, जिसे अगर किसी कवि पर उस किसी की ध्यान न गई तो वह उसकी पांडुलिपियां जो होती है वह वैसे ही धूल खाते हैं, दीमक खाते हैं, और ऐसे इस तरह से वह धीरे 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 नष्ट हो जाती है। यह बताना चाहते हैं, उन पांडुलिपियों का यह दर्द है। वह अकेलेपन से वह भी उसी तरह अकुता जाती है जिस तरह से हम, लेकिन पांडुलिपि हम जब इस तरह से होते हैं, जब हम अकेलेपन का शिकार होते हैं, तब हम अपने मित्रों से मिलकर बातचीत करके, हम अपना दुख दर्द साझा करके अपने दर्द को हल्का कर सकते हैं। लेकिन उन पांडुलिपियों का दर्द हल्का करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकती, वह एकाकी है। तो इस वजह से अकेलेपन की यातना झेलनी पड़ती है उन्हें भी, और कई बार सदियों तक, कई बार सदियों तक, 100 वर्षों तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। वह उसी तरह से अकेलेपन का शिकार रहती है जैसे उनका कोई तो आएगा। क्या सदियों तक अक्सर सोचता हूं क्या होता है उनकी स्याही में, आखिर क्या उस स्याही से उस पत्र पर लिख दिया जाता है, उस पन्ने पर लिख दिया जाता है जो मिटता नहीं है, जो मिटता नहीं है, कि आपकी पन्ना पन्ना बिखर जाने के बाद भी वे सदियों तक ताकती रहती है किसी राहुल की राह, किसी तिब्बत के मठ में। आखिर वह ऐसा क्या है उसकी स्याही में, ऐसी उसकी स्याही में कौन सी ताकत है जो उसको बनाए रखती है, उसके वजूद को बचाए रखती है, और वह इंतजार करती है वह किसी एक उद्धारक का। जिस तरह से राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध साहित्य के बहुत सारे ग्रंथों को तिब्बत के मठ से सुरक्षित करके, संग्रहित करके फिर से उसका प्रकाशन किया, तब जाकर वह अस्तित्व में आई, वरना वह भी धीरे 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 अपने संपूर्ण अस्तित्व को खो देती। तो कि पन्ना पन्ना बिखर जाने के बाद भी वे सदियों तक ताकती रहती है
किसी राहुल की राह, किसी तिब्बत के मठ में मेरा अनुरोध है, कभी आप आए और मेरे साथ चल। कवि केदारनाथ सिंह यहाँ संपूर्ण जनता से, यानी कि वह अपने संपूर्ण पाठक वर्ग से जो उनको पढ़ रहा है, जो वह एक साहित्यिक जो दृष्टि का एक जो बौद्धिक वर्ग है, उनसे यह कह रहे हैं कि आप आइए और चलिए हमारे साथ। कभी कहाँ पे ले जाना चाहते हैं तो वह बता रहे हैं कि मेरा अनुरोध है, कभी आप आए और मेरे साथ चलें उन थकी पुरानी फटी उदास पांडुलिपियों की दुनिया में। कभी चलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछते हैं, उनका दुख दर्द जानते हैं, आखिर वह किस दुख दर्द में अभी अपने आप को संतप्त किए हुए हैं। चलते हैं, हम उनका हाल जानेंगे और कुछ हो सकेगा तो उनका जो दुख दर्द होगा उसको साझा करके उसको थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास करेंगे। आइए कभी हम लोग चलते हैं। मैं यकीन के कभी यहाँ बता रहे हैं कि मैं यकीन के साथ यह कहना चाहता हूं कि जब हाँ आप जाएंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि वहां शब्दों ने, कि आप पाएंगे वहां शब्दों ने पीस कर समय को बराबर कर दिया है। यानी कि उस समय जो लिखी गई रचना है उसकी प्रासंगिकता अभी इतनी है कि ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि यह किसी सदियों पुराने जमाने में लिखी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अभी अभी और अभी ही यह रचना तुरंत लिखी गई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वह समय को पीसकर बराबर कर देती है। यानी जो इतने समय का जो बहुत बड़ा खाली है, जो खाई है समय का, समय के बीच का, उसको पीस कर वह बराबर कर चुकी है। वह समय को बराबर, यानी कि वह समय के बंधन में नहीं है, समय उसको अपने बंधन से जकड़ नहीं सकता है। वह पुरानी नहीं हुई है, वह वैसी ही है जैसा कि वह थी। और अब वहां सारा समय एक जगह इस तरह है कि आपको लगेगा जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को। यहां ब्रह्मसूत्र मुक्तिबोध को पढ़ रहा है। क्यों? मुक्तिबोध, जैसा कि आपको पता होगा कि मुक्तिबोध का एक रचना है, कविता है, लंबी कविता, जिसका नाम है ब्रह्म राक्षस। आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो उसी तरह यह बता रहे हैं कि किसी ब्रह्म सूत्र से, जो ऐसा सूत्र जो सत्य है, अकाट्य सत्य है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, वह बात कर रहा है किससे? मुक्तिबोध से। मुक्तिबोध विद्रोह, और वो विद्रोह के कवि माने जाते हैं, उनसे बात कर रहा है। उस नैराश्य से बात कर रहा है जो कि मुक्तिबोध के मन में है कि यह ब्रह्म सूत्र जो है, और वह ब्रह्म सूत्र को कैसे कैसे बताते हैं कि यह ब्रह्म राक्षस, वह ब्रह्म राक्षस का ब्रह्म सूत्र है जो आज बात कर रहा है मुक्तिबोध से यहां पर। और शाकुंतल का हिरण, कालिदास के प्रसिद्ध शाकुंतला नाटक, उससे उसका जो शाकुंतल का हिरण है वह किससे बात कर रहा है? तो पद्मावत के तोते से। आप जानते हैं कि शाकुंतल का हिरण वह संदेशवाहक होता है, और इसमें पद्मावत में भी जो तोता है वह संदेशवाहक है। वह संदेशवाहक तोता बतिया रहा है उस पुराने, यानी सदियों पुराने, अपने जमाने से बहुत पहले के एक संदेशवाहक से। दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का हाल चाल जान रहे हैं। और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मनु से बहस कर रहा है। आप पाएंगे कि कबीर के बीजक, जो मूल रूप से धर्म की जो बाह्य आडंबर है उसके खिलाफ लिखे गए पद हैं, वह मनु से संवाद कर रहा है, मनु स्मृति से संवाद कर रहा है। वह बता रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर ये खामियां हैं, ये चीजें हैं तुम्हारे अंदर, और मनु अपनी अच्छाइयों को उसके सामने प्रकट कर रहा है। दोनों का परस्पर संवाद चल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों
ऐसे कर रहे हैं। और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता। कवि केदारनाथ सिंह समय के इस अंतराल को, जो बहुत बड़ी खाई समय ने खोद रखी है, उसको पाटते हुए कि कैसे रासों की, जो हमारे साहित्य की सबसे पहली शायद जो ज्ञात है जितना, उसमें पहली जो कृति है, यानी कि जो पहली पांडुलिपियां जो हमको उपलब्ध हो पाती है, वह आज के समय के किसी युवा कवि के अप्रकाशित यानी एकदम ताजा तरीन कविता से संवाद कर रही है, उससे बातें कर रही है, उसका हाल चाल जान रही है और उसको कुछ महत्वपूर्ण जो दिशा निर्देश हैं वह दे रही है। हैरान न हुआ, यही आपसदारी जिंदा रखती है पांडुलिपियों को खो जाने के बाद भी। यही जो इनका परस्पर संवाद है, आपस में संवाद है, इसी कारण से यह आज जिंदा है। यह न होता तो शायद यह पांडुलिपियां कब की मृत हो चुकी होती, कब का अपना संपूर्ण अस्तित्व खो चुकी होती। आज हम इनके बारे में बात जरूर कर सकते, लेकिन इनके बारे में हमें कोई ठीक पता नहीं होता। कहते हैं चीन के महाकवि ली पें लिखते थे कविताएं खजूर के पत्तों पर और बहा देते थे नदी में। ली पें खजूर के पत्तों पर कविता लिखकर उसे पानी में क्यों बहा देते थे? ली पें के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सत्ता से इस तरह से विद्रोह के कवि थे कि अगर वह लिखकर किसी पाठक को देना चाहते तो या तो वह पाठक पढ़ने से मना कर देता, या फिर उन ली पें पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, या ली पें पे को जान से अपनी हाथ धोना पड़ जाता, ली पें को अपने जान से हाथ धोना पड़ जाता। तो इनसे बचने के लिए वह कविता लिखते थे और उसको बहा देते थे पानी में। पानी में बहाने से तात्पर्य है कि वह पानी जो है वह पहला पाठक उनका होता था, जिसके माध्यम से वह धीरे धीरे जिसको पढ़ना है पढ़ लो, पता नहीं किसने लिखा है, यानी कि कवि का पता ना चलेगा, लेकिन कविता का जो मूल स्वर है वह लोगों तक पहुंच गया, जो कविता है वह पहुंच गई। इससे ज्यादा ली पें को अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उनको अपना नाम और शोहरत नहीं चाहिए, उनको केवल और केवल बस इतना चाहिए कि बस हमारा जो कविता है, जो हमारा संदेश है वह लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए अगर चाहे पानी के सहारे ही मुझे अपना संदेश लोगों तक भेजना पड़े तो वह भी सही, वह पानी के माध्यम से ही अपना संदेश लोगों तक भेज देते थे। और फिर पानी जो उनका पहला पाठक होता था बढ़ा देता था उन्हें किसी अगले पाठक की ओर, इस तरह बच जाती थी वे। यानी इस तरह से जो पानी पहला पाठक है, उसके बाद कहीं किनारे पे उसने उस पत्ते को लगा दिया, उसको किसी प्यासे ने या किसी ने भी जिसने उस किनारे पर आया, किसी राहगीर ने, किसी मुसाफिर ने या फिर किसी पर्यटक ने, जो भी उसने देखा वह संदेश को ग्रहण किया, वह फिर संदेश वह किसी और के माध्यम से होते हुए धीरे धीरे वह अगर समाज में जा रही है, लेकिन उसके साथ में यह पता नहीं है कि यह किसकी रचना है, लेकिन वह संदेश जा रहा है, या वह जो संदेश है वह पहुंचना चाहिए, जरूरत नहीं है कि वह नाम हो। इसी संदर्भ में अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी महत्वपूर्ण यह है कि वह आग होनी चाहिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसके सीने में जल रही है वह, किसके यहाँ वह आग जल रही है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस पे बात नहीं करनी है। बात हमें किस चीज पे करनी है? हमें बात करनी है कि यह जो संदेश है वह समाज तक पहुंचना चाहिए। सभी लोग समाज के
जानने चाहिए, इससे जुड़ने चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किसके माध्यम से हो रहा है। इस तरह से बच जाती है वे। हालांकि ध्यान से देखें तो सारी पांडुलिपियों पर कहीं ना कहीं लगा होता है धूल के कॉपीराइट का एक मजबूत ठप्पा। वह बताते हैं कि अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जितनी भी पांडुलिपियां हैं उन सब पर पहला जो अधिकार है वह धूल का हो चुका है, यानी सदियों से वह पड़ी है तो उस पर धूल की परतें इस तरह से जम चुकी हैं जैसे वह अपना अधिकार समझती हैं उस पर, और वह इस तरह से जकड़े हैं। और अगर वह छोड़ भी रही है तो अपने निशानी को नहीं छोड़ रही है, यानी कि वह अपना निशान उस पांडुलिपियों पर छोड़ दे रही है कि हाँ यह कभी मेरा था। इस अधिकार बोध के साथ ही वह कविता या उस पांडुलिपि को कोई पढ़ता था, जिसके विरोध में सब कहीं छिपाए रखती है किसी बेचैन हाथ की हल्की सी गर्माहट अपने पन्नों के भीतर किसी चोर पन्ने में। इसके विरोध में पांडुलिपियां जो है वह यह नहीं चाहती कि उनके ऊपर किसी का कॉपीराइट ऐसा हो जो अप्रत्याशित हो, जो उनका जिनका मतलब इससे कोई संबंध ना हो, फिर भी वह अपना कॉपीराइट का अधिकार जमाए हो। यह पांडुलिपियां नहीं चाहती हैं। पांडुलिपियां यह चाहती हैं कि वहां उस पे उसी का अधिकार हो जिसने उसकी रचना की है, लेकिन यहाँ पे उसका अधिकार नहीं है। अधिकार किसका है? तो धूल का, जिसके विरोध में जो पांडुलिपियां हैं वह न चाहते हुए भी इसका विरोध करती हैं, और इसके विरोध में वह अपने भीतर या अपने हृदय में उस हाथ की गर्माहट को सहेज कर रखती है, संजो कर रखती है, जो आज से सैकड़ों बरस पहले या कुछ बरस पहले जब भी हो वह हल्की सी जो हाथ की गर्माहट थी, बेचैन हाथ की, जो आकुल थी, व्याकुल थी कि कुछ तो मिले इस पांडुलिपियों में, इस जो पांडुलिपियों का संसार है इसमें कुछ तो मिले हमको। उसमें पांडुलिपियां जो है उस बेचैन हाथ की गर्माहट यानी उस संजीदगी को अपने अंदर संजो कर रखती है, उसे सुरक्षित रखती है और उसको अपने अंदर रखती है। पर मुझे लगता है इस समय वही खतरे में है। कवि केदारनाथ सिंह को ऐसा महसूस हो रहा है कि इस समय जो अभी का समय है, जो अभी का वर्तमान परिदृश्य है, उस परिदृश्य में वह हाथ की गर्माहट ही खतरे में है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी पांडुलिपियों का किसी हाथ से छुअन नहीं होगा तब तक वह गर्माहट को कैसे सहेजेगी, उस गर्माहट को कैसे कोई पांडुलिपि महसूस करेगी। आज के जो युवा है वह पांडुलिपियों से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। यह दर्द कवि केदारनाथ सिंह का है। वह कहीं ना कहीं इसको अपने आप से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं एक हाथ की जरा सी गर्माहट जिसे भीतर जुगाए हुए दुनिया की असंख्य गुमशुदा पांडुलिपियां कहीं आज भी पड़ी है किसी पेड़ की छाल, किसी नदी के कंठ, किसी जेल की दीवार या किसी पत्थर की स्मृति में। बताते हैं कि कहाँ कहाँ यह जो है वह कहाँ कहाँ फैले पड़े हैं, और किस तरह से जो पांडुलिपियां हैं वह किस इंतजार में है, आज भी इंतजार में है कि कोई तो आएगा हमारा उद्धार करेगा, जिससे हमारा जो जीवन है वह सफल हो जाए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से बात की पांडुलिपियां जो कविता है उसके बारे में। इससे जुड़ी अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक अवश्य प्रेषित करेंगे, ताकि अगले जो वीडियो होगा जिसमें मैं इस पे अन्य जो आलोचक हैं, जो अन्य इनके समकालीन रचनाकार हैं, उन्होंने इस कविता को लेकर कवि केदारनाथ सिंह के ऊपर क्या टिप्पणी की है, उससे जुड़ी हुई बातों पे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो उसमें मैं इन सब जो इसमें अगर गलतियां हो गई हो अज्ञानतावश या प्रवाह में कुछ गलत बोल गया हो तो उसको आप लोग जरूर बताएंगे, ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं। और एक अनुरोध आपसे फिर लास्ट में कर रहा हूं कि अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से
आगामी समय में भी हम एक एक करके अन्य कवियों के ऊपर भी व्याख्या और आलोचना की एक धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक सीरीज कह लीजिए कि लेकर आएंगे और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप सबों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।